पूरा विश्व जो है आज की डेट में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप अमर हो जाते हो अगर वो कैरेक्टर आपका हिट हो जाता है। जब आप मरते हो तो आपको पूरा जो है सब कुछ फ्लैशबैक में सब कुछ चलने लगता है। अरुण मेंडोला जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनको आपने कई शोज़ में लक्ष्मण के किरदार में देखा है और काफ़ी सारे शोज़ में देखा है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे लगता है काफ़ी समय के बाद आपका ये एक इंटरव्यू है। क्या वजह रही है कि मीडिया से दूरी बनानी पड़ी है थोड़ी? मैं एक्चुअली थोड़ा अपने काम को लेके बिज़ी चल रहा था, जिसकी वजह से थोड़ी सी दूरी हो गई। लास्ट ईयर तक भी जो है जैसे मेरे इवेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो लव कुश रामलीला में भी बिज़ी था मैं, तो मतलब फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ चलता रहता है, इस वजह से थोड़ा सा बिज़ी था मैं। अच्छा, लेकिन जैसा मैंने इंटरव्यू में भी बोला कि लक्ष्मण के किरदार में आपको काफ़ी देखा है, प्रसिद्ध हो गए हैं आप, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि एक किरदार एक एक्टर की ज़िंदगी बना सकता है। सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट अरुण गोविल जी, राम के किरदार में उनको लोग भगवान मानने लगे एक तरीके से। दीपिका चिखलिया जी हैं, सुनील लहरी जी हैं। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? देखिए, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं रामायण के जो आदमी को इमोर्टल बना देते हैं। आप अमर हो जाते हो अगर वो कैरेक्टर आपका हिट हो जाता है। तो अरुण गोविल जी ने, सुनील लहरी जी ने और दीपिका जी ने जो काम किया, वो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि पिछले 20, 25, 30 सालों में कोई इसको बीट कर पाया है। तो और परफॉर्मेंस भी इन लोगों की बहुत अच्छी, सारा कन्विक्शन था। जैसे अभी आदि पुरुष आई तो कहीं ना कहीं उसमें कन्विक्शन की कमी थी, जिसके वजह से वो चीज़ नहीं उभर पाई। कोशिश उन्होंने जो करी वो, मतलब होता ना कि आपके पास सिर्फ पैसे होने से कुछ नहीं हो सकता है, उसके साथ आपके साथ कन्विक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस समय अरुण गोविल जी ने भी जो राम का किरदार किया, वो उनकी अंदर से इच्छा थी कि मुझे राम करना है। जैसे मैंने उनकी कही, मैं जब खुद ही इस कैरेक्टर को कर रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था कि उन्होंने किस तरीके से इस कैरेक्टर की प्रिपरेशन करी, क्या उन्होंने मेहनत करी। तो उन्होंने बताया कि भाई वो उनको इंटरव्यू के लिए, जब ऑडिशन के लिए बुलाया गया, तो वो शुरू से ही राम के कैरेक्टर को करने में इंटरेस्टेड थे। तो वहाँ पे उनका लॉक नहीं हो पाया, फिर उन्होंने मना कर दिया, फिर बाद में उनको दोबारा से लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया और वहाँ पे उनका फाइनलाइजेशन हुआ। तो ये कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो आदमी को 100 साल के बाद तक की भी, आपको अगर आपके जब बच्चे होंगे, उनके बच्चों के बच्चे होंगे, तो उनको भी एक सीख मिलेगी। तो आप जो डेली सोप देखते हो, बेसिकली क्या होता है कि ये जो डेली सोप होते हैं आपके दिमाग को सिर्फ एक डोपामाइन और सेरोटोनिन देते हैं कुछ टेम्परेरी रूप से, कि आप जो है थोड़ा चलो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या दिमाग रिलैक्स हो जाता है। लेकिन ये जो शोज़ होते हैं आपको मरते दम तक सीख देके जाते हैं, और कोई आदमी अपनी अंतरात्मा में उसको बिठा ले तो हो सकता है कि उसके जन्म जन्मांतर सफल हो जाएं। तो ये कैरेक्टर इस तरीके के होते हैं, इसलिए आदमी को ये कैरेक्टर अमर कर देते हैं। और इसी की वजह से जो है मैंने अपना शो 2017 में किया, जब संकट मोचन महाबली हनुमान, तो काफ़ी हिट हुआ। ये थाईलैंड में भी बना, थाईलैंड में भी इसको डब किया गया, और इंडिया के अंदर भी कई लैंग्वेजेस में इसको डब किया गया। उसके बाद विघ्नहर्ता गणेश में भी लक्ष्मण के लिए मुझे बुलाया गया। उसके बाद भी मुझे लक्ष्मण कई जगह के लिए बुलाया गया, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा अब जो है बाहर निकलना चाहता था। तो उसके बाद फिर मेरा ये था कि मुझे अब या तो कुछ भगवान कृष्ण से रिलेटेड करना है या रामायण से रिलेटेड करना है, जिसमें राम इत्यादि में कुछ अपना चरित्र निभा पाऊँ। तो ये कारण है जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भाई किस वजह से जो है इतने पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि ये सीख दे के जाते हैं मरते दम तक की। लेकिन जब पहली बार आपने लक्ष्मण जी का किरदार निभाया, पहली बार आप लक्ष्मण जी के भेस में सेट पर आपने एंट्री की, क्या फीलिंग थी वो? थोड़ा हमारे साथ शेयर करिए। वो जो फीलिंग थी वो मेरे लिए, मैं उस समय दिल्ली में था और मुझे कास्टिंग से फ़ोन आता है कि भाई जानत कास्टिंग हब जो इसकी कास्टिंग कर रही थी, वहाँ से उनके असिस्टेंट का फ़ोन आता है कि आपको हम लोग सुग्रीव के लिए शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, आप एक ऑडिशन बना के भेज दीजिए। मैंने कहा यार देखो, सुग्रीव के लिए तो मैं बिल्कुल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बिल्डअप ऐसा है ही नहीं। हर एक एक्टर को अपना पोटेंशियल पता होता है। मैंने कहा मेरा है ही नहीं किसी भी कंडीशन में। उनको थोड़ा सा बल्कि चाहिए होगा, बल्कि मैं हूँ, उनको 6 फुट से ऊपर का चाहिए होगा, वो मैं हूँ नहीं। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, उन्होंने कहा फिर भी आप एक बार बना के भेजो। तो मैंने उसको घर से बना के भेजा। उन्होंने कहा कि हमने आपको जो है फाइनलाइज़ कर दिया लक्ष्मण के लिए। तो जब ये मुझे बताएगा कि आप भाई फाइनल हो गए हो लक्ष्मण के लिए, तो मुझे कुछ देर तक समझ में नहीं आया, बस एक ही शब्द समझ में आया कि अब तो अमर हो गया है।
अगर आप देखो पिछले 75 सालों में कितनी रामायणें बनी हैं इंडिया के अंदर, मुश्किल से ये लेके चलिए 10 रामायणें बनी होंगी, ठीक है। उन 10 में से भी जो है 5 या 6 हिट हुई हैं। 1997 में एक फिल्म आई थी जितेंद्र कपूर जी की, जिसमें उन्होंने राम का कैरेक्टर किया था और अरुण गोविल जी इसमें लक्ष्मण थे। तो उसके वो तो खैर उनका जितेंद्र थे इसलिए वो इतना फेमस हो गए। और इसके अलावा भी कई रामायणें आई, लेकिन आप कितनी रामायण को जानते हैं आप, है ना। तो लेकिन उन कम रामायणों में से अभी जैसे मैंने जो शो किया उसमें पहले हनुमान था, उसके बाद फिर राम थे, फिर लक्ष्मण था। तो तीसरे नंबर पे जब आपका नंबर आता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको लोग पसंद करें या आपको रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल पाए। पर फिर भी जो है मुझे काफ़ी अच्छा नाम मिला उससे, काफ़ी फेमस, क्योंकि मैंने उस कैरेक्टर को बहुत कन्विक्शन के साथ किया, बहुत दिल से किया, क्योंकि मुझे एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी। क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है वो संस्कृत गुरुकुल में से हुई है, और जब हम संस्कृत गुरुकुल में पढ़ते थे तो वहाँ पे वेदों का अध्ययन होता था, शास्त्रों का अध्ययन होता था, और वहाँ पे रामायण से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती थी। तो जब मुझे ये मिला तो मुझे बिल्कुल अपना पूरा पास्ट बचपन से लेके उस शो तक फाइनल सब रिकॉल होने लगा। कहते हैं ना जब आप मरते हो, जिस दिन आप जब आप मरते हो तो आपको पूरा जो है सब कुछ फ्लैशबैक में सब कुछ चलने लगता है। तो मुझे खटखट खटखट खट फ्लैशबैक में चलने लगा कि यार सब कुछ वही हुआ है। मतलब होता है ना कुछ चीज़ें आपकी डिसाइडेड होती हैं पहले से ही कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही, अभी आप बताइए कि आपके कितने सर्कल में लोग होंगे जिन्होंने संस्कृत गुरुकुल से पढ़ाई करी होगी। मुश्किल से 100 में से आज के डेट में सिर्फ 3 या 4% जो है गुरुकुल में पढ़ने वाले आपके सर्कल में शायद ही कोई होगा। और मैं एक मॉडर्न ज़माने का लड़का, मैं पहले एक पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और वो प्राइवेट स्कूल से एकदम से जो है मैं एक गुरुकुल में आ गया, तो मेरे लिए भी कुछ वो नहीं था समझने वाला। तो ये एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कहानी रही मेरी। जी अच्छा, बातों बातों में शुरुआत में आपने आदि पुरुष का जिक्र किया। आदि पुरुष जब भी फिल्म आई बहुत ट्रोलिंग का शिकार हुए, मेकर्स, राइटर्स, एक्टर्स, सारे लोगों ने, जो इतनी विशाल तौर पर जो ट्रोलिंग हुई उनकी, क्योंकि रामायण को उन्होंने एक अलग दृश्य दिया, एक मॉडर्न टच दिया, जो कि उनको लग रहा था कि वो शायद लोग पसंद करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि लोगों ने इतना ट्रोल किया, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। और आपको क्या लगता है कि, सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो फिल्में हैं समाज पर कैसा इम्पैक्ट डालती हैं? देखिए वो कहते हैं ना विनाश ही एक आविष्कार की जननी है। इस प्रकार का जब विनाश आता है तो एक नया आविष्कार पैदा होता है। आदि पुरुष ने हमको ये बताया कि भविष्य में क्या नहीं करना है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख थी आने वाली जनरेशन के लिए। वहीं से नीतीश तिवारी जी ने भी घोषणा कर दी कि भाई मैं रामायण बनाऊंगा, और कहीं ना कहीं अब एस राजमौली जी के दिमाग में भी चल रहा होगा कि अब मैं महाभारत बनाऊंगा। अगर वो कहीं उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली चल रहा होगा कच्चा पक्का, तो अब वो कन्फर्म्ड हो गया होगा कि मैं बनाऊंगा इन चीज़ों को लेकर। तो ये एक हमको आदि पुरुष बेसिकली इसने एक बहुत बड़ी हमको चुनौती दी है और एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। आदि पुरुष के बाद जो है, आदि पुरुष मुझे पता था एक फ्लॉप पिक्चर है, ठीक है, उसके बाद भी मैंने मतलब मैं टिकट लेने गया और मैंने पूरी आधी मूवी छोड़कर मैं बीच में आ गया था हालांकि, लेकिन मैं देखने गया क्योंकि मुझे जानना था कि भाई जब आप एक बड़े सिनेमा में देखते हो और वो जो उनकी गलतियां हैं वो आपको क्या सिखाती हैं, तो वो बेसिकली अब एक नई क्रांति आई है जी। तो ये एक बहुत ही मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चीज़ ख़राब थी, चीज़ तो पिक्चराइजेशन के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से, डायलॉग्स के हिसाब से चीज़ें गलत थी, लेकिन उनको वो हमको एक प्रेरणा दे के चलेगी। उसके बाद आप देखोगे हर दूसरा यूट्यूबर उनके VFX के ऊपर एक स्टडी करके बता रहा है कि ये गलतियाँ रही, ये गलतियाँ रही। मैंने कम से कम 50 से ज़्यादा वीडियोस देखी यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मेरा शुरू से हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल में इंटरेस्ट रहा है। तो मुझे आगे ये जानना था कि भाई अगर एज ए फिल्म मेकर कल को मैं बनता हूँ तो मुझे भी क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं। करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन था हमारे लिए। करेक्ट। लेकिन जो मॉडर्न जो फिल्में बनाई जा रही है, जिस तरीके से VFX यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है एज एन एक्टर, क्या लोग वही पुरानी चीज़ें देखना पसंद करते हैं? अगर माइथोलॉजिकल की बातें आती है, तो जैसे राम सीता की बातें आती हैं, तो क्या लोग वही पुरानी चीज़ें देखना पसंद करेंगे, या नई तरीके से अगर दिखाया जाए तो एज एन एक्टर आप क्या सोचते हैं, क्या लोग पसंद करेंगे? देखिए मैं एज एन एक्टर आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया मेरी पढ़ाई गुरुकुल में हुई है, तो वहाँ पर जब हमको पढ़ाया जाता था तो वहाँ पर हमारी साहित्य की क्लास चलती थी। तो वहाँ पे जब हमको साहित्य के बारे में बताते थे, कालिदास के बारे में बताते थे, अलग अलग अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बताते थे,
कालिदास के बारे में अगर आपने सुना होगा तो कालिदास क्या उनकी कथा है, वो पहले क्या थे, वो बिल्कुल मतलब एक मूर्ख थे जिस डाली पे बैठे हुए थे उसी डाली को काट रहे थे, ठीक है। और जब उस डाली को काट रहे थे तो एक राजकुमारी थी विद्योत्तमा, तो विद्योत्तमा जो है उसको चाहिए था कि बहुत कोई सुपर इंटेलिजेंट बंदा हो जिससे मैं शादी करूंगी और बहुत ही समझदार बंदा हो। तो वहाँ के जो उनके मंत्री हम थे वो लोग विद्योत्तमा से बहुत ज़्यादा अपसेट थे कि इसका अहंकार हमको तोड़ना है। तो उन्होंने कहा हम इसको एक ऐसे मूर्ख से शादी करवा पाएंगे जिससे इसको जीवन भर एक लेसन मिलेगा। तो जब ये साहित्य की क्लास में पढ़ा रहे थे तो मेरा एक इमेजिनेशन दिमाग में चल रहा था कि यार मैंने बचपन से लेके आज तक कालिदास के ऊपर कुछ देखा नहीं है। हमारे अभी क्या इंडिया के अंदर क्या है, हम लोग रामायण महाभारत जो 80s में बना दिया गया, रामानंद सागर जी ने, बी आर चोपड़ा जी ने बना दिया, उसको आज तक अभी तक कोई टच नहीं कर पाया है दूर दूर तक उसको। मोर देन 36 years। हाँ, अभी तक कोई टच नहीं कर पाया है। तो मैं स्कूल डेज में भी ये सोचता था कि यार क्यों हम उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर आप अभी भी देखोगे तो जो डेली सोप्स वगैरह हैं, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने पर ये सच है। क्यों हमारी जो है बॉलीवुड फिल्में कहीं ना कहीं उस तरीके से वो नहीं कर पा रही हैं। अभी आप देखोगे जिस तरीके से KGF आई, ठीक है, और उससे पहले जो फिल्में आई अब आज की डेट में सारे बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं उसको कहीं ना कहीं कॉपी कर रहे हैं, सब अपने बियर्ड्स बढ़ा लिए हैं, सब उस चीज़ में चल रहे हैं। तो ये हमेशा रहा है ना कि हमारे इसमें चीज़ों को नेगलेक्ट किया जाता है। तो अभी हम साउथ को पूरी तरीके से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, और वही गलती अभी छोटी टीवी इंडस्ट्री भी कर रही है। टीवी इंडस्ट्री में यही गलती करी है, वही जो है टेम्परेरी रूप में वो चीज़ें चलाई जा रही हैं और उसकी वजह से जो है हम कहीं ना कहीं राइज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा यही है कि भाई हम सिर्फ अभी तक महाभारत रामायण में भी स्टक हैं। हम अभी जब कालिदास में पहुँचेंगे या और अलग अलग ग्रंथों में पहुँचेंगे तो हमको इतना भरमार मिल जाएगा जो कल्पना से भी परे है। जी। अच्छा, एक नया शो आया है रामायण, श्रीमद् रामायण। उसमें आपको हमने सुना है कि भरत का रोल मतलब ऑफर हुआ था। जी। तो क्या कारण था जो आप नहीं कर पाए? भरत का रोल मुझे आया था स्वस्तिक से, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से ये रहेगा भरत, क्योंकि मैं रामायण ऑलरेडी कर चुका हूँ और बचपन से ही मैं भरत का ग्राफ भी जानता हूँ। तो भरत का यही था कि भाई भरत जो है, भरत का 3 या 4 महीने से ज़्यादा ट्रैक नहीं चलने वाला है। एक बार जैसे ही उनका वनवास होगा भरत का ट्रैक भी ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे उसमें कुछ करने के लिए मिला नहीं, कुछ चैलेंजिंग नहीं है। लक्ष्मण पूरी रामायण में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर है जिसको बहुत वेरिएशन मिलते हैं, ठीक है। वो परशुराम जी के साथ भी संवाद करता है, वो जो है अपने माता पिता के विरुद्ध भी जाके बातें करते हैं। वो सिर्फ जो हैं भ्रातृभक्त हैं, वो उनको और किसी से कोई मतलब नहीं है, थोड़े गुस्सैल हैं। तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो एकदम से वेरिएशन करने के बाद मैं सिर्फ इसलिए कोई प्रोजेक्ट पकड़ लूँ कि मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे सर्वाइव करना है, वो नहीं करना है मेरे को। तो इस वजह से मैंने जो है उस चीज़ को मना कर दिया। जी बिल्कुल। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं पूछूं तो देश भर में एक चीज़ की राम मंदिर, भव्य राम मंदिर जो बन रहा है इतने सालों के बाद, इतने काफ़ी पॉलिटिशियंस ने कोशिश की थी, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो काम कर दिखाया है। राम मंदिर बन रहा है। सबसे पहले तो राम मंदिर पर क्या कहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट आपको है उस चीज़ के लिए? देखिए, मैं पहले अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 2021 में मुझे योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो है एज ए गेस्ट वहाँ पे बुलाया गया था, जहाँ पे वहाँ पर भी मैंने लक्ष्मण ही प्ले किया था। वो एक इवेंट था जो हर साल होता है। आपने सुना होगा कि आज इन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड तोड़ा दिए जलाकर। तो वहाँ पे मैं गया 2020-21 में आई थिंक। तो उसके बाद से ये मेरे लिए पहला विज़िट था वहाँ पर, और बहुत ही मेरे लिए था कि भाई गर्व की बात है कि लक्ष्मण करने के बाद जो है मैं पहला पर्सन था जो एज एन एक्टर्स में से वहाँ पे लक्ष्मण करने का मुझे मौका मिला। तो ये अभी एक ऐसी, ये बहुत बड़ी क्रांति है। ये 22 जनवरी जो है इतिहास में दर्ज होने वाली डेट में से एक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ करने को, अब पूरा विश्व जो है, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है आज की डेट में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो जैसे हम लोग, ये था कि हम लोग हमेशा कहते थे ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हेलो हाय छोड़िए, जय श्री राम बोलिए, हाँ। है ना। जैसे आप देखोगे हर धर्म में जो है, मुस्लिम भी जो हैं वो अपना किस प्रकार से अभिवादन करते हैं वो लोग, है ना, और जो सिख में भी हैं किस प्रकार से अभिवादन करते हैं। लेकिन हम सनातन धर्म के जो हिंदू लोग हैं वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो हाय बोलते हैं, हे व्हाट्सअप डूड, क्या चल रहा है, ये वो। तो वो बिल्कुल ही मॉडर्निज्म में चले गए, अपने आप को ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो ये जो होता है, ये एक इसका रिवॉल्यूशन आना बहुत ज़रूरी था, जहाँ से नई जनरेशन जो है नई चीज़ें सीखने को मिले। आज मतलब 75 पता नहीं कितने सालों से जो है राम मंदिर को लेके इतना बड़ा विवाद चल रहा था। और सबसे बड़े चमत्कार की बात ये है कि आज जो है पूरा देश
मतलब जिस चीज़ का लेके हमें डर था कि भाई हो सकता है कि क्या हो जाए राम मंदिर को लेके, पर देखिए भगवान के आशीर्वाद से सभी खुश हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। और इस चीज़ को लेके हमें भी बहुत खुशी है कि भाई सब एकदम बहुत बढ़िया से चल रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं पूछूं, एक रियलिटी शो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बिग बॉस, जो कि अभी चल रहा है, 17वां सीज़न उसका चल रहा है, तो क्या आप देख पा रहे हैं, ऐसे शोज़ देखते हैं आप? हाँ, मैं देख रहा हूँ। मैंने सीज़न 13 देखा था और उसके, हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला वाला, और उसके बाद मैंने अभी सीज़न 17 देखा है, उसके बीच का नहीं देखा। तो अभी मैं थ्रू आउट देख रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। इस बार जो बिग बॉस ने जो गेम खेला है वो बिल्कुल जो है सिक्सर वाला गेम है। वो इस बार वो नहीं खेला कि भाई पब्लिक, क्योंकि पिछले 2-3 सीज़न से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, वो जिनको जीतता हुआ देखना चाहती थी वो नहीं जीत रहे थे, और जो जीतना जिनको नहीं पसंद कर रहे थे वो लोग जीत रहे थे। तो कहीं ना कहीं पब्लिक की नाराज़गी थी उनके साथ कि भाई क्यों हमारे इनको नहीं जिताया जा रहा है। तो इस बार जो है कुछ गेम अलग हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने देखा जहाँ पे जो 4 जो है नॉमिनेशन में अभी टॉप फाइनल में पहुंचे हैं, तो वो एक मतलब सभी को खुशी है। अभिषेक बाहर हुआ तो अभिषेक को लेके लोगों को एकदम से हड़कंप मच गया था। इतना गुस्सा आ गया था कि मुझे लग रहा था कि बिग बॉस बॉयकॉट ना कर दें लोग। तो वो नहीं हुआ, बिग बॉस ने बहुत स्ट्रैटेजिकली जो है उसको अंदर ही रखा, और वहाँ पे एक चीज़ अच्छी निकल कर आई कि जिस तरीके से जो उनको लगता है कि जो एक्चुअल में हीरो हैं उसको वाकई में आगे बढ़ाया जाए। जी। लेकिन अभिषेक कुमार ने समर्थ जुरैल को एक जोर का चाटा मारा था। समर्थ जुरैल और ईशा मालविया जो काफ़ी ज़्यादा पोकिंग कर रहे थे, काफ़ी टाइम से पोकिंग कर रहे थे, बट अभिषेक का जो पारा था वो गर्म हो गया एंड सडनली ही स्लैप्ड समर्थ जुरैल। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? देखिए ऐसा है कि कोई भी, अगर मैं भी आपके मुंह में उंगली डालूंगा तो आपको भी दिमाग घूम जाएगा। मुझे तो लग रहा है ये मतलब वो भी पेशेंस वाली बात है। देखो ये कुछ ऐसा होता है जैसे ना, मैं क्योंकि मैं खुद स्पिरिचुअल, मुझे ऐसा लगता है ये कुछ ऐसी दैवी शक्तियाँ होती हैं जो भाई इतना करने के बाद भी कोई भी होता तो मार देता, कुछ अच्छे से मार देता, पर उसने जो है एक हल्का सा छू के निकला, वो भी वैसा नहीं पड़ा स्लैब उसको, वो छू के निकला, वो उसको ट्राई वो भी छू के निकल गया उसको। तो कोई भी अगर होगा तभी मेरे ख्याल से पब्लिक ने भी उसको पसंद किया और उसको वापस से बुलाया, और हर जितने भी एक्टर्स थे, जितने भी सेलिब्रिटीज थे, सबने अभिषेक को सपोर्ट किया, और बिग बॉस ने भी तभी उसको वो किया क्योंकि वो जस्टिस नहीं था उसको बाहर लेके जाना, क्योंकि वही सबसे बड़ा इनजस्टिस था कि भाई अंकिता के कहने पर वो एकदम से बाहर कर देना, है ना, सबको ऐसी पावर दे देना जो डिजर्विंग, मतलब जो सही नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से वो सही था, वो नेचुरल था थप्पड़ लगना, और उसका अंदर आना भी सही था। इसी के चलते जैसे कि आपने कहा कि वो पावर दे देना वो गलत है, इसी के चलते ईशा ने ऐश्वर्या को भी कुछ हफ्तों पहले बाहर निकाला था, इसी के चलते कि उन्हें भी एक पावर दी गई थी कि भैया आपको जो चाहिए वो आप बाहर निकाल सकते हो, अनुराग और ऐश्वर्या में से। तो अनुराग की, ऐसा लोग चाह रहे थे कि अनुराग बाहर आ जाए, लेकिन ईशा ने नाम ले लिया ऐश्वर्या का, सारे लोग नाराज़ हो गए, घर वाले पूरे नाराज़ हो गए। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? देखिए वो भी काफ़ी गलत था वो, कि किसी के मतलब किसी कंटेस्टेंट के हाथ में सुपर पावर देना, सुपर पावर ही है ना। एक आदमी जो है 20-25 साल लगा के मेहनत करता है इंडस्ट्री में, और जब वो अपने उस ड्रीम प्लेटफॉर्म में पहुंचता है और किसी ऐसे कंटेस्टेंट को अगर पावर दे दिया, अगर मैं भी वहाँ पर होता और मुझे भी इस तरीके से निकाल दिया जाता, तो वो मैं शायद उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाता, या वो इनजस्टिस हो तरीके से। तो वो जो ईशा को जो पावर दी गई उनके लिए, वो गलत थी, इनजस्टिस थी, और वही चीज़ बिग बॉस ने रिपीट करी, और वो जब उन्होंने रिपीट करी तो पब्लिक का फिर माथा सनक गया, और वो फिर एक क्रांति ले ली थी। अगर उसको वो अंदर नहीं लेते अभिषेक को, तो फिर शायद चीज़ें बहुत डिजास्टर हो जाती बिग बॉस के लिए। अच्छा, क्या लगता है कौन विजेता बन सकता है? ट्रॉफी किसके घर जाने वाली है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अभिषेक को जीतना चाहिए, ठीक है। उसका हार्ड वर्क, उसका जो है वो डेडिकेशन दिखता है, क्योंकि एक विनर के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि भाई वो जीते, है ना। मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ चंड चालाकी आनी चाहिए, चंड चालाकी के साथ साथ आपके अंदर, अगर मैंने आपको अपना दोस्त माना है तो मैं उसको लॉयल्टी के साथ निभाऊँ भी, है ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपके कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो भी सही नहीं है। अगर आप विनर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए सारे ना, कि एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए, उसके अंदर वो विल पावर भी होनी चाहिए, वो डेडिकेशन भी होना चाहिए, वो जुनून भी होना चाहिए, वर्थ होना चाहिए। बाकी जो मुझे कंटेस्टेंट दिखते हैं, जैसे मुझे इसके बाद ऐसा लगता है कि फिर मुनव्वर, ऐसा लग रहा है कि भाई मुनव्वर भी मेहनत कर रहा है अपनी तरफ से, ठीक है।
तो मुझे ये दो लोग ऐसे लगते हैं कि जो इन दोनों में से एक विनर बनना चाहिए। मेरी तरफ से तो अभिषेक है कि अभिषेक को विनर होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है आपको स्क्रीन पर देखने के लिए वापस से, तो कौन से प्रोजेक्ट के साथ वापस आने वाले हैं? मेरे एक ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके मेरी अभी बात चल रही है और उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, पर वो मेरे ख्याल से 4 to 6 मंथ्स के अंदर वो आ जाएगा। और ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो अभी क्या है ना कि बोलना पहले नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। जब वो चीज़ आती है और जब सामने दिखती है तो ही फिर मज़ा आता है चीज़ों को लेकर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोगों को 5-6 महीने और वेट करना पड़ेगा आपको देखने के लिए? राइट। मेरा हमेशा से ये रहा था, जब मैं बॉम्बे आया था तो मुझे ये था कि मुझे यार कुछ भी नहीं करना लाइफ में। मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं करना, मुझे जो भी करना मैं अपनी लाइफ में 10 प्रोजेक्ट करूँगा, लेकिन वो ऐसे होंगे कि मतलब 50 सालों तक उनको देखा जा सकेगा। अब कितनी सक्सेसफुल मिलती है वो आपके हाथ में नहीं है, सक्सेस रेट क्या है वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ये है कि अगर जैसे मैंने लक्ष्मण किया, तो अगर कोई आगे चल के लक्ष्मण करता है या कोई रामायण देखता है तो हमारे शो को देखने के बाद वो थोड़ा सा वहाँ से रेफरेंस ले सकता है 50 साल बाद भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जब कोई इतना अच्छा बोलने वाला होता है, इतना अच्छा ज्ञानी होता है, तो हमें भी मज़ा आता है इंटरेक्ट करने में, सवाल पूछने में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।